ऑल राइट, सो आफ्टर द डिस्कशन हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया अबाउट दी, यस प्लीज़, अबाउट दी किडनी स्ट्रक्चर, हमने डिस्कस किया किडनी के सेल नेफ्रॉन यानी कि बोमन कैप्सूल के बारे में। उसके बाद हमने डिस्कस किया अबाउट पीसीटी सेल्स यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर हमने बात की बहुत ही ज़्यादा फुल डिटेल में लूप ऑफ हेनली के बारे में। अब हम अपना फोकस जो है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि डीसीटी के ऊपर लेके आएंगे। इस लेक्चर में हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। और बिफोर द लेक्चर बिगन्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि डीसीटी को स्टडी पर्पस के लिए 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया है। यानी कि एक है इसका अर्ली पार्ट, ये पार्ट इसको बोलते हैं अर्ली पार्ट, और ये पार्ट है इसका लेट पार्ट, लेट डीसीटी एंड हमारी अर्ली डीसीटी। क्लियर है जी यहाँ तक सभी को? अर्ली डीसीटी एंड हमारी दैट इज लेट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके पहले क्या आता है? उसके पहले आता है हमारा दैट इज असेंडिंग लूप ऑफ हेनली। असेंडिंग लूप ऑफ हेनली, ये वाला जो हिस्सा है असेंडिंग लूप ऑफ हेनली में हमने डिस्कस किया था कि मेजर पार्ट ऑफ वाटर एंड सोडियम जो हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ 10% सोडियम जो है वो पहुँचता है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड के अर्ली पार्ट में ओनली 10% जो है सोडियम पहुँच पाता है, राइट। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी के जो सेल्स हैं, ये वाले जो सेल्स हैं, इट इज़ हैविंग 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। यानी कि अगर हम सेल्स ऑफ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात करें तो इसके पहले सेल्स हैं इंटरकैलेटेड सेल्स। इंटरकैलेटेड सेल्स जो हैं आपने याद रखना है इंटर वर्ड से कि ये हमारे जो सेल्स हैं ये बीच में यहाँ पे प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो सेल है वो इंटरकैलेटेड सेल है, इंटरकैलेटेड सेल। एंड सेकंड आर प्रिंसिपल सेल्स। ये आपके कॉलेज वाले प्रिंसिपल नहीं है, इनका नाम है प्रिंसिपल सेल्स, जस्ट नेम इज देयर प्रिंसिपल सेल्स। और दे आर इन लार्ज नंबर, इंक्रीज नंबर में ये जो हैं हमारे प्रिंसिपल सेल्स। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, ये जो ट्यूब है इसके आसपास ज़्यादा मात्रा में पड़े हैं हमारे दैट इज प्रिंसिपल सेल्स। और इंटरकैलेटेड सेल्स जो हैं वो यहाँ पे हमारे इंटरकैलेटेड सेल्स सेंटर में जो है वो प्रेजेंट है, सेंटर में जो है वो प्रेजेंट हैं। और इन इंटरकैलेटेड सेल्स की पहले हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरकैलेटेड सेल्स। तो ये जो सेल्स हैं हमारे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में, ये क्या सिक्रीट करते हैं? ये ब्लड में से हमारे इंटरकैलेटेड सेल्स ब्लड में से क्या सिक्रीट करते हैं? ये सिक्रीट करते हैं ब्लड में से, यस प्लीज, हाइड्रोजन आयंस। यानी कि ये सिक्रीट करते हैं प्रोटॉन्स, सिक्रीट जो हैं करते हैं हाइड्रोजन आयंस कह सकते हैं हम, और वी कैन ऑल्सो से प्रोटॉन्स। तो सेल के अंदर जो मेजर पार्ट होता है साइटोसोल, साइटोप्लाज्म का, वो किसका होता है? यस, वाटर। तो उसके साथ ही यहाँ पे आएगी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि सेल्स जो हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हमारी जो वाटर है सेल्स के बीच में, ये दोनों किसकी प्रेजेंस में, कितनी बार मैंने बताया है, जो है कार्बोनिक, यस, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में
ये हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है ये बनाते हैं। यस प्लीज, व्हाट दे आर मेकिंग? दे आर मेकिंग कार्बोनिक एसिड, दे आर मेकिंग कार्बोनिक एसिड, H2CO3 जो है ये बना रहे हैं। और इसमें से जो हमारा हाइड्रोजन ATPase है, यहाँ पे ल्यूमिनल साइड पे प्रेजेंट है हाइड्रोजन ATPase, यहाँ पे प्रेजेंट है हाइड्रोजन ATPase। ओके, तो ये जो हाइड्रोजन ATPase है बने हुए, प्लीज नोटेड डाउन, यहाँ पे प्रेजेंट है ल्यूमन वाली साइड पे, ठीक है, ऑन ल्यूमिनल साइड पे प्रेजेंट है हमारा हाइड्रोजन ATPase। तो ये जो हाइड्रोजन ATPase है ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन आयंस को, प्लीज नोटेड डाउन, हाइड्रोजन आयंस को 1000 टाइम अगेंस्ट यस प्लीज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है उसके 1000 टाइम अगेंस्ट बाहर निकालता है। यानी कि हाइड्रोजन की जो अमाउंट है बेशक यहाँ पे जो है प्रेजेंट ज़्यादा मात्रा में हो सकती है, बट फिर भी ATP यूज़ करते हुए, एनर्जी यूज़ करते हुए ये हमारा जो हाइड्रोजन ATPase है ये हाइड्रोजन आयंस को ल्यूमन में जो है बाहर भेजता है। यहाँ पे आ चुके हैं आपके, यस प्लीज, यहाँ पे आ चुके हैं आपके हाइड्रोजन आयंस। तो हाइड्रोजन आयंस बॉडी में कब बनते हैं ये सभी को पता है, दैट ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एंड रेस्पिरेटरी, यस प्लीज, ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एंड रेस्पिरेटरी, जब हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है तो एसिड्स ज़्यादा बनते हैं। कौन कौन से एसिड्स? पायरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हमारा जो है कार्बोनिक एसिड, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिमूव करना, कार्बोनिक एसिड। तो इतने सारे एसिड्स बन रहे हैं। एसिड्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है दैट एसिड्स जो होते हैं ये हाइड्रोजन आयंस को डोनेट कर सकते हैं। डोनेट जो है करने का काम यहाँ पे ये जो है करते हैं, और हमारे जो हैं हाइड्रोजन ATPase ये हाइड्रोजन आयंस को बाहर निकालने का काम जो है यहाँ पे करते हैं। ओके, यहाँ तक सभी को क्लियर है? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट टिल नाउ? ओके जी, तो यहाँ पे ये जो हमारा कार्बोनिक एसिड बना है ये स्प्लिट हो जाएगा, यस प्लीज, किस में स्प्लिट हो जाएगा? ये स्प्लिट हो जाएगा हाइड्रोजन आयंस में एंड बाइकार्बोनेट्स में, HCO3। ये जो है बाइकार्बोनेट में हमारा क्या हो जाएगा? अल्कली में, ठीक है जी, वीक, ये जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं ये वीक कमजोर बेस होते हैं, ठीक है, बट इनमें इतनी कैपेसिटी होती है कि अनक्रीज बढ़े हुए एसिड को ये हैंडल कर लेते हैं। इसी प्रोसेस को हमने कई बार बफर सिस्टम पढ़ा है कि जैसे ही बॉडी में एसिड बनता है तो हमारा कार्बोनिक एसिड बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा तो हाइड्रोजन आयंस में टूटेगा और किस में टूटेगा? बाइकार्बोनेट्स में। तो यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट्स हैं ये वाले जो हमारे रेड कलर वाले बाइकार्बोनेट्स हैं ये सीधा ब्लड में चले जाएंगे। यहाँ पे HCO3 जो बाइकार्बोनेट्स हैं ये ब्लड में चले जाएंगे और ये वाला जो हाइड्रोजन आयन है ये ल्यूमन में आ जाएगा, ठीक है। बट हमें ये भी पता है कि हाइड्रोजन आयन जो होते हैं दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव, ये बहुत सारे रिएक्टिव होते हैं एंड दे आर ऑल्सो वेरी टॉक्सिक, इफेक्ट जो है ये पैदा कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इनको यहाँ पे एक टोकरी में डालना पड़ता है
हाँ, यहाँ पे एक बास्केट में डालना पड़ता है। इस बास्केट का नाम है हमारा, दैट इज HPO4, HPO4 मोनोफॉस्फेट। क्योंकि बोमन कैप्सूल में से, यहाँ से ग्लोमेरुलस में से HPO4 यानी कि मोनोफॉस्फेट्स भी यहाँ पे फिल्टर होके आएंगे और यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे HPO4 हैं, ये जो हमारे HPO4 हैं, ये हाइड्रोजन आयन को ट्रैप कर लेंगे, पकड़ लेंगे। भी तू मेरे साथ ही चल, मैं तेरे को अपने साथ बॉन्ड बना के जोड़ लेता हूँ, मैं तेरे को अपने साथ जो है बॉन्ड बना के जोड़ लेता हूँ। तो इनको क्या बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने प्रोटॉन्स को पकड़ा है, इसलिए इनका नाम है प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन आयन ट्रैपर। ट्रैपर क्या होता है? ट्रैप क्या होता है? जाल, पकड़ना। ठीक है जी। तो इन्होंने मोनोफॉस्फेट्स ने क्या किया, हाइड्रोजन आयंस जो कि ज़्यादा एसिडिटी होने पर हमारे यूरिन में प्रेजेंट थे, वहाँ पे इनको ट्रैप कर लिया। वहाँ पे क्या कर लिया? इनको ट्रैप कर लिया। ओके, तो अब ये जो है क्या बनेंगे? ये बनेंगे हाइड्रोजन को लेके H2PO4 डाइफॉस्फेट्स। डाइफॉस्फेट बनेगा यहाँ पे, डाइफॉस्फेट। ओके, तो डाइफॉस्फेट्स जो हैं एक्स्ट्रा हाइड्रोजन को लेते हुए बाहर यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने इतना फोकस इस पे क्यों किया? HPO4 पे क्यों किया? H2PO4 पे क्यों किया? क्योंकि इन केस ऑफ एसिडिटी, एसिडिटी के पेशेंट में, एसिडोसिस के पेशेंट में जब पेशेंट को यूरिन एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है, सैंपल देके आता है पेशेंट, तो वहाँ पे उसके यूरिन में H2PO4 का लेवल इंक्रीज पाया जाता है। H2PO4 का लेवल जो है वो यहाँ पे इंक्रीज्ड पाया जाता है। यहाँ तक सभी को क्लियर है क्यों हमने ये H2PO4 के बारे में डिस्कस किया? जैसे ही हम बात करते हैं हमारी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की, तो यहाँ पे ओनली 10% सोडियम पहुँच रहा है और यहाँ पे प्रेजेंट है इंटरकैलेटेड सेल्स। ये इंटरकैलेटेड सेल्स क्या कर रहे हैं भाई साहब? ये हाइड्रोजन आयंस को बाहर निकालते हैं। कब निकालेंगे? जब हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा बनेंगे। ज़्यादा कब बनेंगे? जब एसिडोसिस होगा, चाहे वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो। ओके, तो हाइड्रोजन आयंस बाहर और बाइकार्बोनेट्स आयन ब्लड में। ये जो बाइकार्बोनेट आयंस बने हैं, ये जो बाइकार्बोनेट आयंस बने हैं, ये जाके हमारे एसिडोसिस को, पीएच को क्या करेंगे जी? हमारा न्यूट्रल करने की, कम जो है इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। एसिडोसिस में पीएच कम हो जाती है। नॉर्मल पीएच कितनी है? 7.34। ठीक है जी, इससे कम होगी तो मेटाबॉलिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है। तो बाइकार्बोनेट्स आयन जो हैं ये हमारे इंटरकैलेटेड सेल्स में बनते हैं। ओके, यानी कि अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली ये बात बनी कि किडनी के जो नेफ्रॉन्स का डीसीटी पार्ट है, उसके इंटरकैलेटेड सेल्स बाइकार्बोनेट बनाते हैं और क्या करते हैं? पीएच को न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं। आप कहोगे सर पेशेंट सांस भी तो तेज तेज लेगा सो दैट CO2 बाहर निकल सके। ये भी कंपनसेटरी मैकेनिज्म है। बॉडी की नीड्स को कंपनसेट करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्रीज हो जाएगा, जो है एक्सपीरेशन बढ़ेगी। ठीक है, सो दैट कार्बोनिक एसिड जो है CO2 के फॉर्म में बाहर स्प्लिट होके निकल जाए। क्लियर? समझ रहे हो ना बात को? तो किडनी का रोल हम डिस्कस कर रहे हैं, किडनी का रोल यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। हाइड्रोजन ATPase, ठीक है, जहाँ पे जो एंजाइम है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, बेशक हाइड्रोजन आयंस जहाँ पे ज़्यादा हैं तब भी इसको 1000 टाइम जो है अगेंस्ट भेजेगा बाहर, अगेंस्ट डिफ्यूजन करेगा, एनर्जी जो है इसमें यूज होगी। अगर हम बात करें यहाँ पे क्या सिर्फ
मोनोफॉस्फेट्स HPO4 ही यहाँ पे काम कर रहे हैं, कोई और नहीं है इनको लेके जाने वाला। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कोई और हो सकता है? यस, यहाँ पे प्रेजेंट है यूरिन में आने वाला एक और वेस्ट मटेरियल, दैट इज अमोनिया NH3। ये NH3 भी यहाँ पे आके हाइड्रोजन आयंस को पकड़ लेता है, NH3 प्लस हाइड्रोजन आयंस, तो ये बना जी NH4। यानी कि NH4 को क्या बोलते हैं हम? अमोनियम, यानी क्या बोलते हैं? अमोनियम। ठीक है, अमोनियम के रूप में यूरिन के थ्रू हाइड्रोजन आयंस जो हैं एक्सक्रीट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। हर एक हाइड्रोजन आयन के लिए यहाँ पे आपने ये इक्वेशन याद रखनी है, हर एक फॉर 1 हाइड्रोजन आयन 1 बाइकार्बोनेट आयन इज प्रोड्यूस्ड। ये बड़ा सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा यहाँ पे जो है लॉजिक है वो प्रेजेंट है। तो ये बात की हमने यहाँ पे इंटरकैलेटेड सेल्स की, जो कि प्रेजेंट हैं इन दी, यस वी कैन से DCT, इंटरकैलेटेड सेल्स के बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा जो हमारी DCT है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इसकी जो बेजोलेटरल मेम्ब्रेन है, बेजोलेटरल मेम्ब्रेन कौन सी होती है? जो हमारे ल्यूमन साइड के ओपोजिट होती है। ठीक है, ये हमने जो है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में स्टडी किया था, आपको याद होगा। ओके, तो याद रखा करो, यहाँ पे हम जो है टॉपिक इंटर रिलेटेड होते हैं आपस में, और एक दूसरे के साथ इनका रिलेशनशिप जो है वो होता है। ओके जी, तो यहाँ पे हम बाहर एक सेल को लेके आते हैं। तो ये एक सेल है, यहाँ पे प्रेजेंट है ल्यूमन, DCT प्रेजेंट है यहाँ पे DCT। ओके, तो ये वाली साइड सेल की कौन सी हुई? ये हुई हमारी ल्यूमिनल साइड, ये हुई ल्यूमिनल साइड, और ये हुई हमारी बेजोलेटरल मेम्ब्रेन, बेजोलेटरल मेम्ब्रेन। ओके, तो DCT के जो सेल हैं, DCT के आसपास जो सेल हैं, यहाँ पे एक सेल है, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक साथ में सेल पड़ा होगा। ओके, तो ये जो सेल्स हैं DCT के, इनकी बेजोलेटरल मेम्ब्रेन की तरफ, बेजोलेटरल मेम्ब्रेन की तरफ यहाँ पे लगा हुआ है, यस प्लीज, सोडियम पोटाशियम ATPase, सोडियम पोटाशियम ATPase। ओके, तो ये सोडियम पोटाशियम ATPase क्या कर रहा है? ये सोडियम पोटाशियम ATPase कंटिन्यूसली, ठीक है, कंटिन्यूसली क्या कर रहा है? यहाँ से जो है सोडियम, सेल के अंदर सोडियम प्रेजेंट है, सोडियम इसको कंटिन्यूसली बाहर उठा के थ्रो कर रहा है। ठीक है, सोडियम पोटाशियम ATPase जो है कितने? 3 सोडियम आउट जा रहे हैं और 2 पोटाशियम अंदर आ रहे हैं, 2 पोटाशियम जो हैं वो अंदर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बात समझ आ गई। तो ये जो पंप है, ये 3 सोडियम्स को बाहर किस में फेंक रहा है? ब्लड में। यानी कि एक बार फिर DCT पार्ट में यहाँ पे सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हुई है। बेशक DCT में, प्लीज ध्यान से सुनिए, बेशक DCT में 10% जो सोडियम है ये पहुंच रहा है, 10% जो सोडियम है ये यहाँ पे पहुंच रहा है। इसमें से भी 5 to 6% जो सोडियम है वो DCT में जो है रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे सोडियम पोटाशियम ATPase ने सोडियम को सेल में से बाहर निकाल दिया और 2 पोटाशियम जो हैं वो वापस अंदर आए हैं। राइट, तो हमारा जो ये सेल है इसमें बेचारे में सोडियम की मात्रा क्या हो गई? कम हो गई, ये सोडियम पुअर हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा सोडियम है ये वाला एक स्पेशल गेटवे के थ्रू, ये जो है स्पेशल यहाँ पे पंप है, ट्रांसपोर्टर है, इसके थ्रू ये सोडियम अंदर जाएगा,
ये सोडियम क्या कर लिया गया भाई साहब, अंदर की तरफ रीअब्जॉर्ब कर लिया गया। इसी के साथ एक और आयन भी यहाँ पे एंटर करेगा, दैट इज क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो है एक ही बार में, एक ही रास्ते में, एक ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, सेल में मूव कर रहे हैं। इनको बोला जाता है पंप्स को सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर, सिम्पोर्टर बोला जाता है। ट्रांसपोर्टर हैं जो कि एक ही टाइम पे दोनों को एक ही दिशा में लेके जाने का जो काम है वो कर रहे हैं। सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर, को ट्रांसपोर्टर। तो सोडियम क्लोराइड हमारा अंदर मूव किया और सोडियम लगातार कॉन्स्टेंटली यहाँ से बाहर पुश किया जा रहा है। इस तरह हमने देखा कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के इंटरकैलेटेड जो सेल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक काम नहीं कर रहे, कई काम कर रहे हैं। हाइड्रोजन आयंस को बाहर निकाल के जो है एसिडोसिस को कम करने का काम, ठीक है, ब्लड के बफर सिस्टम को मेंटेन करने का काम। इसके अलावा यहाँ पे सोडियम को रीअब्जॉर्ब करने का काम भी ये जो हमारे दैट इज डीसीटी के सेल्स हैं, ये काम ये हमारे डीसीटी के सेल्स जो हैं ये कर रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे आने वाले डीसीटी में आने वाले हमारे, यस प्लीज, कैल्शियम के बारे में। तो हम यहाँ पे ये मान के चलेंगे कि सेल्स के मुकाबले हमारा जो यहाँ पे ब्लड में कैल्शियम है ये कम हो गया, हाइपोकैल्सीमिया हो गया। थोड़ा सा भी लेवल अगर कम होता है तो डीसीटी के सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। यहाँ पे कैल्शियम जो है किसके अंडर इफेक्ट काम करेगा, यहाँ हमारा कैल्शियम पैराथायराइड हार्मोन जो कि कौन बना रहा है, पैराथायराइड ग्लैंड हमारे थायराइड ग्लैंड के बैक साइड पे प्रेजेंट हैं। इनकी काउंटिंग होती है चार पैराथायराइड ग्लैंड पोस्टीरियर साइड पे, बैक साइड पे प्रेजेंट हैं थायराइड ग्लैंड के। वहाँ से आएगा हार्मोन, यस प्लीज, पैराथायराइड हार्मोन। ये पैराथायराइड हार्मोन के लिए, ये वाले पैराथायराइड हार्मोन के लिए डीसीटी के जो सेल्स हैं इनके ऊपर लगा होता है रिसेप्टर। यहाँ पे आके पैराथायराइड हार्मोन ऐसे लग गया और जैसे ही ये पैराथायराइड हार्मोन यहाँ पे लगा उसी समय यहाँ पे एक चैनल ओपन अप हो जाता है जिसको बोलते हैं सिंपली कैल्शियम चैनल। इसके थ्रू हमारा कैल्शियम जो है सेल के अंदर एंटर कर जाता है। हुआ ना बड़ा सिंपल लॉजिक। यहाँ पे कैल्शियम जो है ये रीअब्जॉर्ब जो है वो कर लिया जाता है। उसी तरह ओपोजिट यहाँ पे बेजोलेटरल मेम्ब्रेन पे, ये वाली जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे प्रेजेंट है कैल्शियम एटीपीएज, यहाँ पे प्रेजेंट है कैल्शियम एटीपीएज जो कि कैल्शियम को कंटिन्यूसली फिर पंप करता है किसमें, ब्लड में। एक बार फिर सेल के अंदर कैल्शियम की कमी हुई और एक बार फिर जो है हमारा ब्लड में कैल्शियम जो है यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया और ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूसली ऐसे ही जो है मूव ऑन करता रहता है। तो हमने देखा यहाँ पे कि हमारी जो है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसकी बेजोलेटरल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या क्या लगा हुआ है, इसकी बेजोलेटरल मेम्ब्रेन के ऊपर लगा हुआ है सोडियम पोटाशियम एटीपीएज, यस, सोडियम पोटाशियम एटीपीएज और हमारा कैल्शियम एटीपीएज। कैल्शियम एटीपीएज जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है जी, कैल्शियम एटीपीएज जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके अलावा यहाँ पे प्रेजेंट है सोडियम पोटाशियम एटीपीएज। एक और हमारी यहाँ पे स्पेशल प्रोटीन पंप प्रेजेंट है यहाँ पे जिसका नाम है कैल्शियम
सोडियम एक्सचेंजर, इसका नाम है कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर। तो जब भी सेल में सोडियम की मात्रा को इंक्रीज करना है, कैल्शियम को ज़्यादा मात्रा में रीअब्जॉर्ब करना है, तो यहाँ से कैल्शियम जो है ये थ्रो आउट कर दिया जाएगा ब्लड में, और सेल के अंदर आ जाएगा हमारा सोडियम। सेल के अंदर आ जाएगा सोडियम और सेल के बाहर निकल जाएगा कैल्शियम। सेल के बाहर क्या निकल जाएगा? कैल्शियम ब्लड में चला जाएगा और सेल के अंदर आ जाएगा हमारा दैट इज सोडियम। तो इसको बोलते हैं सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। अब ध्यान से सुनिए, जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं इसके बारे में हाईलाइट करने की मेरे को क्या ज़रूरत पड़ गई यहाँ पे। ध्यान से सुनिए, एक ड्रग कैटेगरी है हमारी थायाजाइड ड्रग्स। थायाजाइड ड्रग्स जो हैं ये क्या करते हैं? थायाजाइड ड्रग्स सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं। इसकी स्पीड को इंक्रीज करते हुए कैल्शियम के रीअपटेक को, कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देते हैं। इसीलिए जो थायाजाइड ड्रग्स हैं ये कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प जो है वो करते हैं। ओके, और सेल के अंदर सोडियम को इंक्रीज करते हैं। ठीक है जी, तो सोडियम यहाँ पे इंक्रीज हुआ और सेल के अंदर, और कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन हुआ। राइट, तो हमने देखा कि किस तरह 2-3 काम फंक्शन जो हैं वो यहाँ पे हमारा डीसीटी की जो ट्यूब है वो करती है विद द हेल्प ऑफ इंटरकैलेटेड सेल्स। इंटरकैलेटेड सेल्स की हेल्प के साथ ये क्या कर रही है? इंटरकैलेटेड सेल्स की हेल्प के साथ हाइड्रोजन आयंस को मेंटेन कर रही है, एसिडोसिस के टाइम, एल्कलोसिस के टाइम। उसी तरह यहाँ पे मेंटेन कर रही है ब्लड कैल्शियम लेवल। ब्लड कैल्शियम लेवल जो है यहाँ पे मेंटेन हो रहा है। और हमारा जो क्लोराइड लेवल है, क्लोराइड लेवल है वो भी यहाँ पे जो है मेंटेन हो रहा है। और कैल्शियम के बारे में हमने देखा कि पैराथायराइड हार्मोन जो है कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है यहाँ पे प्ले करता है। यहाँ पे बेशक प्लीज़ नोट इट डाउन 10% सोडियम जो है पहुँचता है, बहुत कम सोडियम, उसमें से भी रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो हमारी जो कलेक्टिंग डक्ट हैं, हमारी जो ये कलेक्टिंग डक्ट हैं, इनमें सिर्फ और सिर्फ डीसीटी के बाद इनमें सिर्फ और सिर्फ 5% जो है सोडियम पहुंच पाता है। तो यहाँ तक हमने यूरिनरी सिस्टम के जितने भी लेक्चर्स हैं, सीरीज़ है हमारी, ठीक है जी, वेब सीरीज़ की तरह लेक्चर सीरीज़ हम बोलते हैं इनको, लेक्चर सीरीज़। तो उसमें हमने देखा कि मेजॉरिटी पार्ट जो है वाटर का वो अब्जॉर्ब हो रहा है, 99% वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, और उसी तरह अब्जॉर्ब हो रहा है हमारा सोडियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे कलेक्टिंग डक्ट जो है वो यूरिया को एक्सक्रीट करती है और यूरिया रीसाइक्लिंग में हेल्प कर रही है, नंबर 1। नंबर 2 हम ये भी देखेंगे कि कैसे यहाँ पे ADH जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड एल्डोस्टेरोन हमारा कलेक्टिंग डक्ट में प्रेजेंट प्रिंसिपल सेल्स के ऊपर इफेक्ट करता है। इस वीडियो में हमने इंटरकैलेटेड सेल्स के बारे में डिस्कस किया। दोनों इंटर जो है रिलेटेड वीडियोस हैं, प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, आपको पता चलेगा कि प्रिंसिपल सेल्स जो हैं वो एल्डोस्टेरोन और ADH की हेल्प के साथ कैसे मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प जो है वो करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। Thank you for watching. Keep subscribing, keep sharing.